हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का थर्ड लेसन धातु एवं अधातु। और ये इस लेसन का अंतिम पार्ट है, यानी इस वीडियो में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं और धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो ये जो धातु है जिन्हें हम दैनिक जीवन में भी काम में लाते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होती है, यानी इनका मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो धातुओं का जो मुख्य स्रोत है वो है भूपर्पटी। और भूपर्पटी क्या होती है? पृथ्वी की ये बाहरी या ऊपरी सतह है। जैसे सबसे बाहरी सतह पृथ्वी की भूपर्पटी है, फिर प्रावार है, फिर क्रोड है। तो धातुओं का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? भूपर्पटी है। और भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। खनिज को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। कि कोई भी तत्व है वो यौगिक है, वो भूपर्पटी के अंदर या प्राकृतिक रूप से किस अवस्था में पाया जाता है या प्राकृतिक रूप से कैसे पाया जाता है, उसे हम खनिज कहते हैं। और जिन खनिज से धातु को प्राप्त करना आसान हो, लाभदायक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो हमें पता चल गया कि खनिज क्या है और अयस्क क्या होता है। और अयस्क के अंदर जो अशुद्धियां होती है, जैसे रेत है, मिट्टी है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं या आधात्री कहते हैं, या आप मैट्रिक्स कह सकते हो। तो अयस्क पता चल गया, गैंग पता चल गया कि अयस्क के अंदर जो अशुद्धियां होती है उन्हें हम गैंग कहते हैं। और अयस्क से जो अशुद्धियां दूर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क से अशुद्धियों यानी गैंग को दूर करना क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। और अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए कई प्रक्रम अपनाए जाते हैं, यानी अयस्क से जब धातु प्राप्त करते हैं तो कई चरण अपनाते हैं। तो अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा कि जो धातु है वो कहाँ पाए जाते हैं। भूपर्पटी इनका मुख्य स्रोत है। खनिज किसे कहते हैं? अयस्क किसे कहते हैं? गैंग क्या है? सांद्रण क्या है? धातु कर्म क्या होता है। अब हम देखते हैं कि प्रकृति के अंदर जो धातुएं पाई जाती है, जैसे हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ा कि सक्रियता श्रेणी के अंदर क्या है? ऊपर वाली धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील है, कुछ बीच वाली है जो मध्यम क्रियाशील है, और नीचे की धातुएं हैं वो बहुत ही कम क्रियाशील होती है। तो जो नीचे की धातुएं हैं सक्रियता श्रेणी के अंदर, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, तांबा है, ये प्रकृति के अंदर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। लेकिन जो चांदी है और कॉपर यानी तांबा है, ये संयुक्त अवस्था में यानी यौगिकों के रूप में भी पाई जाती है। हमारे कहने का मतलब है कि धातु है वो स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती है और यौगिक के रूप में यानी संयुक्त अवस्था में भी वो पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी के अंदर जो ऊपर की धातुएं हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये धातुएं इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती है कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती है। तो ये क्या है? यौगिकों के रूप में पाई जाती है। अगर हम बात करें कि जो सक्रियता श्रेणी है उसकी मध्यम की धातुएं हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, तो ये भी क्या है? संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में ये सल्फाइड के रूप में पाई जा सकती है, कार्बोनेट के रूप में पाई जा सकती है, और ऑक्साइड के रूप में ये पाई जाती है या पाई जा सकती है। हमने देखा कि अधिकतर धातुएं हैं जो ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। अगर हम इनका अध्ययन करें सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, तो हम देखेंगे कि जो ज़्यादातर धातुएं हैं वो ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। तो ऑक्साइड के रूप में क्यों पाई जाती है? इसका एक कारण है कि ऑक्सीजन है वो प्रकृति के अंदर वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, और जो ऑक्सीजन है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। इस कारण जो ज़्यादातर धातुएं हैं वो ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि जो सक्रियता श्रेणी के अंदर है अलग अलग तरह की धातुएं हैं, जो कुछ ज़्यादा क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील। इनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कम क्रियाशील है उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो
जो कम क्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी के अंदर कम क्रियाशील है, नीचे की ओर जो धातुएं हैं जैसे सोना है, चांदी है, उन्हें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कम क्रियाशील है। उस नीचे की ओर क्या है? कॉपर भी है, पारा भी है, यानी मरकरी भी है। तो ये जो धातुएं हैं जो कम क्रियाशील है, इन्हें हम क्या है, वायु की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो धातु हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे पारा है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये क्या है? इसे हम सिनेबार कहते हैं। ये मरकरी का एशक है, पारे का एशक है। जब हम इसे वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हमने क्या किया है? इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया है तो ऑक्सीजन से इसने क्रिया की और मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल गया। अब हम इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है या मर्करी ऑक्साइड कह दो आप, इसे हम और ज़्यादा गर्म करते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम और ज़्यादा गर्म करते हैं तो क्या होता है? हमें मरकरी प्राप्त हो जाता है, पारा प्राप्त हो जाता है। तो ये जो समीकरण है ये हमें क्या बताती है कि जो कम क्रियाशील धातु है यानी सक्रियता श्रेणी में नीचे की ओर है, उन्हें हम क्या है? वायु की उपस्थिति में गर्म करके धातु प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो धातुएं मध्यम क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील है, उन्हें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मध्यम क्रियाशील जो धातु है उन्हें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मध्यम क्रियाशील हमने जो पढ़ी है सक्रियता श्रेणी के अंदर कि आयरन है, लेड है, जिंक है, ये क्या है? मध्यम क्रियाशील है। तो मध्यम क्रियाशील जो धातुएं हैं वो सल्फाइड के रूप में पाई जा सकती है, कार्बोनेट के रूप में पाई जा सकती है और ऑक्साइड के रूप में पाई जा सकती है। ज़्यादातर ये क्या है? मध्यम क्रियाशील सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। तो धातु प्राप्त करने के लिए अगर कोई धातु है वो सल्फाइड के रूप में है, कार्बोनेट के रूप में है, तो उसे पहले ऑक्साइड में बदला जाता है। अब हम ऑक्साइड में क्यों बदलते हैं? क्योंकि किसी भी धातु को सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। दोबारा सुन लीजिए, किसी भी धातु को सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। जैसे जिंक है, जिंक सल्फाइड के रूप में पाई जाती है, ZnS। ये क्या है? जिंक धातु है, सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। तो हम क्या करेंगे? वायु की उपस्थिति में इसे अधिक तापमान पर गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा? हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। यही तो हम चाहते थे कि सल्फाइड से हमें ऑक्साइड प्राप्त हो जाए। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कौन सी क्रिया? जिसमें धातु सल्फाइड धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। इस क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। तो भर्जन को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो हम कहेंगे धातु सल्फाइड को या सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर या उच्च तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। तो सल्फाइड के रूप में पाई जाएगी तो हम इस तरह से उसे ऑक्साइड में बदल लेंगे। अब यही देखो, जिंक धातु है, अगर ये कार्बोनेट के रूप में पाए जाए तो हम इसे ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे? तो मानो ये देखो जिंक कार्बोनेट, हाँ ये क्या है? कार्बोनेट एस के रूप में है, जिंक कार्बोनेट है। तो हम इसे सीमित वायु में अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें ये जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? जिंक ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? कौन सी प्रक्रिया? जिसमें क्या है? कार्बोनेट एसक ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। निस्तापन को हम कैसे परिभाषित करेंगे? हम कहेंगे कार्बोनेट एसक को सीमित वायु में
अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। भर्जन और निस्तापन में आपको अंतर भी पता चल गया होगा कि इसमें हम वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करते हैं और इसमें हम क्या है, सीमित वायु में अधिक तापमान पर गर्म करते हैं। भर्जन के अंदर क्या है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और निस्तापन के अंदर क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब देखिए हमने क्या किया, जो सल्फाइड एसिड था, कार्बोनेट एसिड था, उसको हमने क्या कर लिया, ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया। अब इस ऑक्साइड से हमें क्या है, ये धातु ऑक्साइड है, इससे हमें धातु प्राप्त करने के लिए इससे ऑक्सीजन हटानी पड़ेगी और ऑक्सीजन हटाना क्या होता है, अपचयन होता है। तो हम इसका अपचयन करेंगे। जैसे ये जिंक ऑक्साइड है, इसका हम अपचयन करेंगे तो हम एक अपचायक का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हम कार्बन का अपचायक के रूप में काम में लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जिंक धातु प्राप्त हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ हमने क्या है, जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं जो सल्फाइड के रूप में पाई जाती है, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, उनसे हम धातु कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सल्फाइड और कार्बोनेट को पहले हम ऑक्साइड में बदलेंगे, ऑक्साइड में बदलने के बाद हम किसी अपचायक का उपयोग करके हम धातु प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से हमें धातु प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पे कार्बन का उपयोग किया है अपचायक के रूप में। किसके रूप में, अपचायक के रूप में। तो अपचायक के रूप में कार्बन का उपयोग करने के अलावा यहाँ हम क्या है, जो धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करनी है तो यहाँ हम विस्थापन अभिक्रिया भी काम में ले सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, अधिक क्रियाशील धातु या अधिक क्रियाशील तत्व है कोई कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे हम देखते हैं मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, इसकी क्रिया हम एल्यूमिनियम से करवाते हैं तो एल्यूमिनियम क्या है, इसको विस्थापित कर देगा तो हमें प्राप्त होगा मैग्नीज Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्या है, उष्मा निकलेगी। यानी जो विस्थापन अभिक्रिया है उसमें हम क्या है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, उनका हम क्या है यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। किसके रूप में उपयोग कर सकते हैं, अपचायक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो किसके लिए, धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए। ये जो विस्थापन अभिक्रिया हुई है, जो विस्थापन अभिक्रिया है ये अत्यधिक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। यानी इसके अंदर उष्मा निकलती है जिसके कारण जो धातुएं हैं वो गलित अवस्था में यानी पिघली हुई अवस्था में हमें प्राप्त होती है। और यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा बनता है कि थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, तो हम कहेंगे कि आयरन ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड की क्रिया हम एल्यूमिनियम से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और हमें फेरस यानी आयरन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया के अंदर देखिए एल्यूमिनियम है यहाँ पे अपचायक के रूप में काम कर रहा है और यहाँ पे इसका क्या है, आयरन ऑक्साइड है, इसका अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन है यहाँ से हट रही है। तो थर्मिट अभिक्रिया पूछ ले कि थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहोगे एल्यूमिनियम की आयरन ऑक्साइड से अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और आयरन प्राप्त होता है। यहाँ पे जो आयरन प्राप्त होता है, जो लोहा प्राप्त होता है, वो पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है और इसका उपयोग क्या है, जो लोहा है वो पिघली हुई अवस्था में हमें प्राप्त होता है तो इसका उपयोग कोई जो मशीन के पुर्जे हैं या रेल की पटरी है उनके बीच में जो दरार आ जाती है तो उस दरार को क्या है, जोड़ने के लिए क्या है, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मशीन का कोई पुर्जा है उसमें दरार आ गई है, रेल की पटरी है उसमें दरार आ गई है, तो ये पिघला हुआ लोहा है उसके अंदर डाल देते हैं तो वो दोनों भागों को क्या है, जोड़ देता है। तो थर्मिट अभिक्रिया क्या है, इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। तो यहाँ हमने देख लिया कि जो कम क्रियाशील है उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, मध्यम क्रियाशील है उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं जो अधिक क्रियाशील है,
अधिक क्रियाशील का मतलब हम कह रहे हैं कि जो हमने पढ़ा सक्रियता श्रेणी के अंदर जो धातुएं ऊपर की ओर पाई जाती है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, ये धातुएं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है। हम इन्हें क्या है कार्बन के साथ गर्म करके इन धातुओं को इनके यौगिकों से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कार्बन के द्वारा है हम सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इनको क्या है इनके जो ऑक्साइड है इनसे हम क्या है कार्बन के साथ इनका अपचयन करके धातु को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो धातु है इनकी जो बंधुता है या जो इनका आकर्षण है वो कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं इन्हें हम कार्बन के साथ गर्म करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या हम ये कहें कि कार्बन के द्वारा जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इनके जो ऑक्साइड है इनका हम कार्बन के साथ अपचयन करके इन्हें नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो बंधुता है, इनका जो आकर्षण है वो कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन के साथ अधिक होता है। तो हम इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो हम इन्हें एक विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और वो विधि है विद्युत अपघटनी अपचयन। विद्युत अपघटनी अपचयन, विद्युत अपघटनी अपचयन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन है। इस विधि द्वारा, विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा हम इन धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इन्हें हम इनके क्लोराइडों से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है। और विद्युत अपघटन करने के लिए हमें क्या है इनको गलित अवस्था में लाना जरूरी है, पिघली हुई अवस्था में लाना जरूरी है, तभी तो हम उसका विद्युत अपघटन कर पाएंगे। तो सोडियम क्लोराइड का हम जलीय विलयन बनाएंगे और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धातु है वो कैथोड पर इकट्ठी हो जाएगी और जो क्लोरीन है वो क्या है एनोड पर इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि धनायन है वो ऋणायन को आकर्षित करते हैं, यानी विपरीत आयन है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो विद्युत अपघटनी अपचयन के अंदर हमें क्या है धातु कहाँ प्राप्त होगी? कैथोड पर प्राप्त होगी और अधातु है वो एनोड पर प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इनको हम विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक जो हमने प्रोसेस अपनाई है, जो प्रक्रिया अपनाई है, चाहे हमने वर्जन है, चाहे हमने निस्तापन है, चाहे विद्युत अपघटनी अपचयन है, ये प्रक्रम अपनाने के बाद भी जो धातु है वो हमें बिल्कुल शुद्ध नहीं प्राप्त होती है। तो धातु को शुद्ध हम कैसे करते हैं? उसके लिए विधि अपनाते हैं हम विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। कौन सी विधि? विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि हम अपनाते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, लेड है, निकल है, जिंक है, ऐसी बहुत सी धातुएं हैं जिन्हें हम विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम क्या है कॉपर को हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक बिक्कर है, इसके अंदर हम क्या है कॉपर का हमें शुद्धिकरण करना है, कॉपर को शुद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे धातु जो अशुद्ध धातु है जैसे कॉपर है अशुद्ध है, उसे हम क्या है एनोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एनोड बनाएंगे। और एनोड क्या होता है? वह इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के धन टर्मिनल से हम जोड़ते हैं, जिसे हम बैटरी के धन टर्मिनल से प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं उसे हम एनोड कहते हैं। तो इसे हम बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ देते हैं। और कैथोड क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रोड जिसे हम क्या है बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि के अंदर जो अशुद्ध धातु है उसे तो हम एनोड बनाते हैं और शुद्ध धातु को हम कैथोड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो कॉपर की अशुद्ध प्लेट है उसे हम एनोड पे लिया है और कॉपर की क्या है शुद्ध प्लेट को हमने कैथोड बनाया है। और जिस धातु का हमें शुद्धिकरण करना है, उसका परिष्करण करना है, उसी के लवणीय विलयन को हम यहाँ पे विद्युत अपघट्य के रूप में काम में लेते हैं।
तो इसके हम क्या काम में लेंगे, कॉपर सल्फेट को क्या है यहाँ पे विद्युत अपघट्य के रूप में काम में लेंगे। अगर हमें कौन सी धातु का हम परिष्करण कर रहे हैं, उसी धातु का लवणीय विलयन हम यहाँ पे विद्युत अपघट्य के रूप में काम में लेते हैं। तो जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, अशुद्ध धातु है एनोड से क्या है विलयन के अंदर चली जाएगी। जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे अशुद्ध धातु एनोड से विलयन के अंदर चली जाएगी, यानी कॉपर है वो विलयन के अंदर चला गया। उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु है वो विलयन से कैथोड पर इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ क्या हुआ है, अशुद्ध धातु तो क्या है एनोड से विलयन के अंदर आ गई है, उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु क्या है विलयन से कैथोड पर चली गई है। और जो अशुद्धियाँ विलयन में घुलनशील होती है वो तो इसके अंदर घुल जाती है, और जो अशुद्धियाँ नहीं घुलती है वो क्या है एनोड के नीचे यहाँ तली में इकट्ठी हो जाती है, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। तो इस तरह से हम अशुद्ध धातु को विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं इस लेसन का अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक है संक्षारण क्या होता है। संक्षारण यानी कोरोजन क्या होता है। तो संक्षारण जो टॉपिक है वो मैंने पहले लेसन के अंदर आपको अच्छी तरह से करवा दिया है। उस वीडियो को आप देखोगे तो पूरा टॉपिक है आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। वहाँ मैंने इसीलिए करवाया था कि इस लेसन के अंदर अपने को संक्षारण टॉपिक है वो ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं क्या है कुछ परिभाषाएं आपको बता देता हूँ। जैसे यशद लेपन क्या है, संक्षारण क्या होता है, धातु का वायुमंडलीय कारकों के प्रभाव से कमज़ोर हो जाना संक्षारण कहलाता है। अब जो वायुमंडलीय कारक है वो नमी भी हो सकती है, अम्ल भी हो सकते हैं, यानी किसी तरह का कोई रसायन भी हो सकता है, तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। यशद लेपन क्या है, लोहे या इस्पात पर उन्हें संक्षारण से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ा देना यशद लेपन कहलाता है। यशद लेपन क्या है, लोहे या इस्पात की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए उन पर जिंक की परत चढ़ा देना यशद लेपन कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं मिश्र धातु क्या होते हैं। मिश्र धातु क्या होते हैं, तो हम कहेंगे कि धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ बना ठोस समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, मिश्र धातु क्या होते हैं, हम कहेंगे किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ बना हुआ ठोस समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु के हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कॉपर और जिंक का मिश्रण क्या कहलाता है, पित्तल। पित्तल क्या है, एक मिश्र धातु है और किससे बनी हुई है, कॉपर और जिंक से ये बनी हुई है। दूसरा हम उदाहरण देखें, कॉपर और टीन Sn का जो क्या है मिश्रण क्या कहलाता है, कांसा कहलाता है। कॉपर और जिंक का मिश्रण क्या कहलाता है, पित्तल कहलाता है। और कांसा क्या है, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। तो तीसरा हम देखें कि टिन और लेड का मिश्रण Sn टिन और Pb लेड का मिश्रण क्या कहलाता है, सोल्डर कहलाता है। क्या कहलाता है, सोल्डर कहलाता है। और इसे हम टांका कहते हैं। क्या कहते हैं, टांका भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो सोल्डर का उपयोग जो बिजली के तार होते हैं, विद्युत तार होते हैं, उनका वेल्डिंग करने के लिए ये काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ आपको ये याद करने हैं, प्रश्न आ जाता है ऑप्शनल के अंदर आ जाता है कि पित्तल है वो किसका मिश्रण होता है, तो कॉपर और जिंक का। कांसा किसका मिश्रण होता है, कॉपर और टिन का। सोल्डर है वो किसका मिश्रण होता है, टिन और लेड का। तो यहाँ देखिए जो मिश्र धातु होते हैं उनका गुण है वो उन धातुओं से अलग होता है जिनसे वो मिलकर बनी होती है। जैसे पित्तल क्या है, मिश्र धातु है, तो इसका जो गुण है वो कॉपर से अलग होगा, जिंक से अलग होगा। कांसा है उसके गुण अलग होते हैं कॉपर की तुलना में, टिन की तुलना में। यानी कहने का मतलब है कि जो मिश्र धातु होते हैं उनके गुण उन धातुओं से अलग होते हैं जिनसे ये मिलकर बनी होती है। तो मिश्र धातु में हमने पढ़ा कि किसी धातु का अन्य धातु के साथ मिश्रण या अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। और जब मिश्र धातु के अंदर एक धातु पारा हो
तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्लगम कहेंगे, अम्लगम। ऐसी मिश्र धातु जिसके अंदर एक धातु है वो पारा हो तो उसे हम अम्लगम कहेंगे। और यहाँ ध्यान रखिए, अम्लगम से मिलता जुलता एक नाम है अम्लराज। अम्लराज क्या होता है, जो हमने एक्वारेजिया पढ़ा, एक्वारेजिया जो टॉपिक पढ़ा था, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 के अनुपात में जो मिश्रण होता है उसे हम एक्वारेजिया कहते हैं। तो एक्वारेजिया को अम्लराज भी कहते हैं। तो अम्लगम और अम्लराज में आप ध्यान रखिए, अम्लगम क्या होता है, ऐसी मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा हो उसे हम अम्लगम कहते हैं, और अम्लराज है वो एक्वारेजिया होते हैं। तो ये था जो मिश्र धातु क्या होते हैं वो टॉपिक। छोटा सा एक टॉपिक और है इस लेसन के अंदर कि जो गोल्ड है, शुद्ध गोल्ड है, वो क्या होता है, 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। तो जो शुद्ध गोल्ड है 24 कैरेट का होता है वो बहुत ही नरम और मुलायम होता है। इसका उपयोग हम आभूषण यानी गहने बनाने के लिए काम में नहीं ले सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मुलायम होता है ये। तो जो गहने बनते हैं, आभूषण बनते हैं, वो 22 कैरेट के होते हैं। कितने कैरेट के होते हैं, 22 कैरेट के होते हैं। यानी 22 भाग तो इसके अंदर सोना होता है, गोल्ड होता है, और 2 भाग क्या है, तांबा या चांदी होता है। इसको सख्त यानी हार्ड यानी कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है। अब ये कहेगी 18 कैरेट क्या होता है। 18 कैरेट का मतलब क्या है कि 18 भाग तो है सोना है, गोल्ड है, और 6 भाग है इसमें तांबा या चांदी है। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि धातुओं का निष्कर्षण है, धातुओं को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, खनिज क्या है, ऐसक क्या है, एस्कों का सांद्रण क्या है, अधात्री या गैंग क्या है, मध्यम क्रियाशील धातुओं को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कम क्रियाशील को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और अधिक क्रियाशील है उन धातुओं को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत अपघटनीय पृष्ठकरण क्या होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।